एक ऐसी खबर जो यकीन मानिए आपको हिलाकर रख देगी। एक ऐसी खबर जिसमें हिंदुस्तान की पहचान मिटाने की साजिश है। एक ऐसी खबर जो आपको बताएगी कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। जब इन शब्दों को मैं बोल रहा हूं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, आप भी उसको महसूस करेंगे। हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। कैसे बॉर्डर पर कट्टरपंथ का बारूद बिछा दिया गया है, बॉर्डर पर बारूद बिछा दिया गया, और कैसे आप और हम, हमारा जो भारतीय नक्शा है, हम एक गजवा व्यू में पूरी तरह, जो एक चक्रव्यूह होता है ना, उस तरह से आप समझिए गजवा व्यू है। पूरी तरह से हम लोग घिर चुके हैं। सिर्फ भारत का नक्शा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सिर्फ भारत का नक्शा देखिए और समझिए कि कैसे बॉर्डर पर इस्लामीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया है। बॉर्डर पर इस्लामीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया है। मिशन गजवा हिंद पूरा हो गया है। इंडिया में तो प्लान चल रहा है ना 2047, लेकिन बॉर्डर पर तो गजवा हिंद पूरा हो गया है। बॉर्डर पर गजवा हिंद का मिशन इस्लाम सफल हो चुका है। समझिए, आंकड़े बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सुने नहीं होंगे ये रिपोर्ट, कोई दबाकर बैठे हैं लोग इस रिपोर्ट को। यूपी बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर और उत्तराखंड से लेकर असम तक बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है, जिसे जनसंख्या जिहाद एक तरीके से इसे कहा जा रहा है। देखिए, नेपाल से सटे यूपी बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ चुकी है। 32%। यह रिपोर्ट है, यूपी पुलिस की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि बीएसएफ को अब आगे बढ़ने दिया जाए। 50 किलोमीटर के बाद अब 100 किलोमीटर तक बॉर्डर पर आने दिया जाए। नेपाल से सटे यूपी बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ चुकी है। और सुनिए, बॉर्डर एरियाज में जो गांव हैं, 116 के करीब गांव, उसमें मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। बॉर्डर एरियाज के, यूपी के बॉर्डर्स के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। यूपी के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ी है। वो कौन कौन से जिले हैं वो भी है मेरे पास। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। ये वो 7 जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी बताया जा रहा है बेतहाशा बढ़ी है। फिगर्स जो है वो 113 गांव की 50% है, 7 जिलों में 32% है। और सुनिए, 303 गांव, 116 गांव की बढ़ी 50%, 303 गांव उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में, वहां पर मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है 30 से 35% तक बढ़ गई है। 303 गांव में 30 से 35%, मतलब जैसे कोई जनसंख्या जिहाद चल रहा है, कोई घुसपैठ हो रही है। ये कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। और आगे आप समझिए इसको, यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि मस्जिद और मदरसों की संख्या में अचानक से जंप आ गया है उन बॉर्डर एरियाज पर। वो संख्या बताई जा रही है 25%। ये यूपी की बात हुई। आगे बढ़िए, असम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह खबर हैरान कर देने वाली है। आप भी महसूस करेंगे कि बॉर्डर पर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। असम में, जैसे आपको बताया, यूपी का जो बॉर्डर लगता है, असम के साथ जो बॉर्डर लगता है, असम में जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बढ़ गई है। असम के बॉर्डर एरियाज में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर भी बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि मस्जिद मदरसों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। यह असम में हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर हैरत अंगेज जनसांख्यिकी असंतुलन देखा गया। अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ती हुई नजर आई है। सीमावर्ती इलाकों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और वहां पर भी मस्जिद मदरसे अचानक से बढ़े हैं। उत्तराखंड, ये सारे बॉर्डर एरियाज हैं। जो नक्शा भी मैं आपको दिखा रहा था उसमें भी आप देखेंगे तो जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें आप ग्रीन जो पट्टी देख रहे हैं, वो एक तरीके से पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली भारत को घेरा जा रहा है। ये गजवा हिंद का प्लान हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। मतलब ये इसको इस तरह से समझा जा रहा है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भूमिका बढ़ गई है। उत्तराखंड में बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी, बॉर्डर इलाकों से मस्जिद मदरसे की संख्या बढ़ी। पश्चिम बंगाल में पहले से ही आप जानते हैं, वहां तो सीएम ये कह देते हैं कि कोई हाथ लगा के दिखा दे रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को। यही होता है, यही तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से सटे कई इलाके मुस्लिम बहुल है। बॉर्डर पर तेजी से मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और कश्मीर तो पहले से ही मुस्लिम बहुल है। केरल, 75 जिले, वो सारी चीजें हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बॉर्डर पर ये जो बारूद बिछाया जा रहा है, बॉर्डर पर जो मुस्लिम आबादी बढ़ी है, घुसपैठिया बारूद है, ये धर्म विशेष वाला बारूद की बात नहीं कर रहा हूं, जो घुसपैठिया बारूद बिछाया जा रहा है भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, उस पर उन्होंने भी चिंता जाहिर की। एक बार जल्दी से सुना दीजिए। Now it has been proved beyond reasonable doubt
that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalism. अब देखिए, बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी में हैरत अंगेज बढ़ोतरी को सुरक्षा एजेंसियों ने खतरनाक बताया है। तो सवाल यह है कि क्या यह घुसपैठ का नया डिजाइन है या फिर बॉर्डर पर भारत को बर्बाद करने का प्लान है। वैसे कहने को हिंदू राष्ट्र है, लेकिन बॉर्डर मुस्लिम हो गए हैं। समझिए, हिंदू राष्ट्र बॉर्डर मुस्लिम हो चुके हैं। भारत को चारों तरफ से, ये जो नक्शा मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, देखिए भारत को चारों तरफ से उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, इसके अलावा असम, पूरी तरह से भारत को चारों तरफ से घेर लेने की खतरनाक साजिश हो रही है। क्या ये इंडिया के लिए वेकअप कॉल है? ये जनसंख्या नियंत्रण से बड़ा मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, हमको लगा बात करनी चाहिए। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। आज आपको बता दें, विशेष मेहमान जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ स्पेशल डीजी रहे बीएसएफ में पीके मिश्रा जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पीके मिश्रा हैं। जय हिंद सर। आप आईजी बंगाल रहे, आईजी असम और स्पेशल डीजी रहे जम्मू ऑल्सो, और स्पेशल डीजी रहे आप बीएसएफ में। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत। अब नीचे अश्वस्ती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अवस्थी हमारे साथ हैं। अश्वनी उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, टीवी डिबेट्स का जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही मेरे साथ राजकुमार भाटी जी है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और शोएब जमई मेरे साथ हैं। शोएब भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं अश्वनी उपाध्याय, आप क्योंकि ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, जनसांख्यिकी असंतुलन मेरी नजर में हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। इंडिया को कैसे, इसमें तो ये भी रिपोर्ट में ये भी बताया आशंका है कि जैसे चिकन नेक है, ऐसे ही मुस्लिम पट्टी बनाने की है, मुस्लिम गलियारा बना दिया जाएगा जो सीधा पाकिस्तान में घुसेगा। ये भी एक मुस्लिम गलियारा भी बनाने की कोशिश है। कहने को हिंदू राष्ट्र है, कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, बॉर्डर मुस्लिम होते जा रहे हैं। 50%। मुझे सर वो 2047 वाली रिपोर्ट याद है, उसमें लिखा था कि हमको सिर्फ 10% मुसलमान साथ आ जाए तो डरपोक हिंदुओं को घुटने पर ले आएंगे। ये पीएफआई की रिपोर्ट थी, पीएफआई को लेकर 50%। अश्वनी उपाध्याय, हैरानगी आपको? आप जो बहस कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय बहस कर रहे हैं, इसलिए मैं देश के सभी दर्शकों से कहूंगा जो लोग इस समय देख रहे हैं, खास तौर पे आज के इस एपिसोड को अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को जरूर भेजें पूरे देश में। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, जैसा आज आपने कैलकुलेशन बताया, तो आज आपने ये बताया बंगाल की बात किया, असम की बात किया। बंगाल के 14 जिले पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, असम के 9 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, झारखंड के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, बिहार के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। दोबारा से बता दीजिए। बंगाल के 14, हाँ। असम के 9, हाँ। झारखंड के 4, हाँ। बिहार के 6, 6। अच्छा। और यूपी के 16 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। ये 7 जिलों में जो 32% बढ़ी है, इसके अलावा आप 16 बता। मैं और बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने गुजरात का नाम नहीं लिया। गुजरात में कच्छ, भरूच, रिपोर्ट में नाम नहीं है गुजरात का, इसलिए मैं रिपोर्ट ऑथेंटिक है वही बोल रहा हूँ सिर्फ। कच्छ और भरूच की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। द्वारका, जहां हमारा चारों धाम में से एक धाम हमारा द्वारका जी है, जहां सब लोग हम एक धाम अपना धाम करने जाते हैं, द्वारका से भेंट द्वारका जाइए, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। ये पूरी प्लान्ड वे में हो रही है। आपके उत्तराखंड के उत्तर काशी वाला एरिया, जो बॉर्डर के एरिया, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बड़े प्लान्ड वे में बसाए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे घुसपैठ हो रही है। और ये हो कैसे रहा, इसको समझिए आप। जिस खेत में आप बाड़ नहीं लगाओगे, आवारा जानवर आके बैठेंगे। जिस घर में आप बाउंड्री नहीं बनाओगे, आवारा कुत्ते आके बैठेंगे। इसी तरीके से जिस देश का बॉर्डर फेंसिंग एरिया स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तगड़ा नहीं होगा, विजिलेंट तगड़ा नहीं होगा, और वहां पे फेंसिंग अच्छी नहीं होगी, पूरा कंप्लीट वो नहीं रहेगा, स्वाभाविक सी बात है वहां घुसपैठी। और खासतौर पे तब जब एक प्लान्ड वे में घुसपैठियों को अंदर किया जा रहा हो। बंगाल से टूरिस्ट में एज ए टूरिस्ट लोग बैठते हैं बसों में, वो बसें जाती हैं कभी द्वारका, कभी राजस्थान, कभी अजमेर, कभी और वापस खाली आती है। जाति भर के हैं और वापस खाली आती हैं। असम से बसें चलती हैं, बंगाल से बसें चलती हैं, झारखंड से बसें। बिल्कुल प्लान है। जो पीएफआई का प्लान है ना 2047, उसको कोई भले हवाई माने, मैं उसको बहुत गंभीरता के साथ लेता हूं। इसीलिए मैंने 2017 में, अब से 5 साल पहले मैंने पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था 5 करोड़ आ गए हैं, इनको जल्दी निकालिए, वहां रोकिए। और ये घुसपैठ का सर, ये जो अभी आप बता रहे हैं, ये जो प्लान है 2047 का है, ये जिस स्पीड से चल रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा 25 साल लगेंगे। बिल्कुल सीरियस प्लान है ये 25 साल लगने वाले नहीं है, तो 15 में ही हो जाएगा शायद टारगेट। बहुत स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से पीके मिश्रा जी, प्लान्ड लगता है क्या बॉर्डर एरियाज में? क्योंकि आप बीएसएफ में स्पेशल डीजी रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्या बॉर्डर एरियाज में प्लान्ड तरीके से एक डेमोग्राफी चेंज की जा रही है? अचानक से मदरसे बढ़े और डेमोग्राफी चेंज हुई है क्या?
आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं सर। अमन, बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, मैं आपके साथ, बेशक मैंने वो डिपार्टमेंट में रहा है, अभी मैं खुले तौर पर आपके साथ सहमत हूं 100% कि ये डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, हो रहा है और भी चलेगा। और इसके लिए मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं अभी तो सुन रहा था आसाम में 9 डिस्ट्रिक्ट में वो ज़्यादा हो गए हैं। मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, 9 डिस्ट्रिक्ट नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है असम में, उनका पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। आज आप धुबरी जाइए, वन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इज धुबरी। कितने परसेंट से धुबरी, ज्यादा? 10 में? धुबरी 10 में कितने परसेंट? असम के 10 जिलों में कितने 10 परसेंट? जिलों में जो है 50% से ऊपर है ये मुस्लिम। सारे बॉर्डर एरिया। 33 में से 33 डिस्ट्रिक्ट में से 10% जो है उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट में उनका जो स्ट्रेंथ है ज्यादा है। और यू गो टू धुबरी, धुबरी ऐसा जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ है, वहां पर आप देखेंगे वो 80, आज ऑन टुडे इट इज 81% मुस्लिम देयर। इट इज एडजेसेंट टू बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र रिवर उसके साथ सटा हुआ है। एक चीज मैं बता अच्छा, दूं, एक मिनट सर, एक मिनट में, ये बॉर्डर एरियाज में ही क्यों बस रहे हैं? बस ये सवाल है कि क्या बिल्कुल। घेरने का प्लान है, कोशिश है, कुछ है, क्या है? क्या हमारे लिए घबराने वाली बात है? हम हिंदुस्तानियों के लिए, जितने भी लोग भाई आप सब ये सब सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है डर लगेगा। तो क्या ये कुछ प्लान तरीके से सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही क्यों? एब्सोल्युटली। आप देखिए आसाम में अभी क्या हुआ है, ऑल इंडिया AQIS, अल-कायदा इंडियन सब कंटिनेंट का हेडक्वार्टर जो है असम में पकड़ा गया। 10 आदमी अभी पकड़े गए विथ वेपन्स एंड द प्लान्ड हाउ दे वर गोइंग टू स्मैश एंड हैविंग वायलेंस इन वेरियस सिटीज इन इंडिया। और ये शुरू हो रहा है। असम में क्यों चुना गया? क्योंकि असम जो है बांग्लादेश को सटा हुआ है और वहां पर गैप्स बहुत है। अगर कोई बताता है कि लैंड बॉर्डर को मैं सील कर दूंगा, एनी जनरल ही टेल्स, एनी प्राइम मिनिस्टर, एनी प्रेसिडेंट ही टेल्स कि मैं लैंड बॉर्डर को सील कर दूंगा, ही इज टेलिंग अ लाई। आप लैंड बॉर्डर को सील नहीं कर सकते हैं और आप कुछ भी कर लीजिए, घुसपैठिए आएंगे। बॉर्डर्स ही क्यों? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। बॉर्डर एरियाज में ही क्यों ये जनसंख्या असंतुलित, क्यों ये बॉर्डर एरिया में हो रहा है? क्योंकि इनका जो है प्रतिशत जो बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, उसमें नंबर 1 गवर्नमेंट उनका अपने आप ही आएगा और पावर उनके पास है। नंबर 2 इंडिया के ऊपर आंख है। आप अभी अल जवाहिरी को देखिए, अल जवाहिरी का स्टेटमेंट आप देख सकें, इसके पहले जो जाता सबका, आप तालिबान का देखिए, जवाहिरी का ISIS का देखिए, AQIS का देखिए, सबका आंख जो है, पाकिस्तान का भी देखिए। और मैं बांग्लादेश के बारे में भी बता रहा हूं, बांग्लादेश गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम हिंदूज अगर अभी एंट्री कर रहे हैं इंडिया को, वो आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान हिंदूज हो रहे हैं पाकिस्तान में, इतना नहीं है जितना बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि वहां पर, और ये हमने देखा है सर, ये इट्स अ फैक्ट जो हो रहा है, ये वही चीज है सर। और कि जब ये जब जो हो रहा है, जनसांख्यिकीय इसमें जो है असंतुलन हुआ है, स्लीपर डेमोग्राफिक सेल्स। चेंज हुई है सर, वो हमने बांग्लादेश में देखा। हाल फिलहाल हिंदू मंदिरों के साथ क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं अमन, के मैं साथ बताना क्या हो रहा है, चाहता 7% के हूं, आसपास है। आपका आंसर देना चाहता हूं, क्यों बॉर्डर में ये हो मैं रहा है? आगे आऊंगा सर, एक एक कमेंट पहले जल्दी से ले लेता हूं। मैं एक मिनट पहले अजय आलोक के पास। वैसे आप लोगों ने डिबेट सुनी, क्या ये चीज आप लोगों में से किसी ने महसूस की है? आपने की है? हम बेट द्वारिका, खड़े हो, एक मिनट खड़े होके। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं अंजना भागी। आपने भी महसूस की ये चीज? जी हाँ, मैं बेट द्वारिका गई थी अभी गर्मियों की छुट्टी में। दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, शाम की हमें जल्दी नहीं थी। हैरानी तब हुई जब प्रसाद लिया, तो प्रसाद भी हमें अपने मुस्लिम भाई ने दिया था, जो नाव चला रहा था वो भी। शाम को वहाँ लोग ऐसे भागने लगे जैसे कुछ यहाँ लूट मचने वाली है। हम भी कूद के चढ़ गए। चारों तरफ काले काले झंडे, लगी नहीं रहा था हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है या गुजरात के बॉर्डर पर है। दिल घबराने लगा, दिल किया भाग के दिल्ली ही आ जाओ। और किसी ने कुछ ऐसा महसूस किया? ठीक है, पहले अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, ये दुख फिर, मतलब हम पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है अजय आलोक, लेकिन फिर यही हो जाता है जब पॉलिटिकल पैट्रोनेज ऐसे घुसपैठियों को दे दिया जाता है। कहा जाता है कि NRC का विरोध होगा, इन घुसपैठियों को भगाने के लिए ना NRC, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल की CM कह देती है कि भाई कोई हाथ लगा कर दिखा दे इनको। क्या इनको वोट बैंक बनाकर आयातित वोट बैंक होता है ये? इससे शक्ति बढ़ती है, अपीजमेंट होती है, और फिर ये वोट बैंक बन जाता है और फिर सत्ता में रहते हैं। ये होता है क्या अजय आलोक? देखिए, मेडिकल से सुनिएगा भी सारे। मेडिकल टर्म में जो बॉयल होता है, तो बॉयल को सर्जरी करके निकाल देते हैं, लेकिन सर्जरी पूरी अंदर से नहीं की जाए, थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो बॉयल फिर रुक जाएगा। ये बेसिक कंसर्न 1947 में शुरू हुआ, जब आपके रिलीजियस डिवीजन पे आपका बंटवारा हुआ, मुस्लिम फॉर पाकिस्तान
और इंडिया को इंडिया रहने दिया गया। उसी वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार पटेल के पास प्रपोज किया था कि हमें ये जो आप नक्शा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है, हमें ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बनाने दो। ये सुएज कैनाल जितना लंबा होगा, इसके रामिफिकेशन भी इंटरनेशनल होंगे। उसी वक्त ये प्लानिंग थी, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ेंगे, इंडिया को बीच में से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, अपने मुस्लिम भाइयों को बनाएंगे। ही वांटेड टू क्रिएट, उनका विजन था ये मुस्लिम कि मुस्लिम पॉकेट्स इंडिया के अंदर बनते चले मिनी जाएं। पाकिस्तान। और इसको एजी नूरानी करके बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने चेजिंग द विजन एक आर्टिकल निकाली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। आप इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जो समस्या शुरू हुई है, ये 1947 में इसके बीज बो दिए गए थे पार्टीशन के समय। आपने बांग्लादेश को अलग किया क्योंकि वो पॉलिटिकल विजडम था, पॉलिटिकल जरूरत थी, लेकिन आप बांग्लादेश को अलग करके भी इस्लामिक कट्टरता को आप अलग नहीं कर पाए। आज की तारीख में ये सच्चाई है कि आप जितने ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, ये उसी विजन का जवाब हिंद का, जो आप शुरू में आपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा था कि ये बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच में एक हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। और इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के समय से ही हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, अपनी तरफ वोटर बनाने की, उनको राशन कार्ड दे दो, उनका पासपोर्ट बनवा दो। अच्छा, आपको पता है, घुसपैठियों को वोट मैं आप लोग को एक फिगर देता हूं, अगर भारत में हर महीने 1 करोड़ पासपोर्ट बनते हैं तो उसमें आज की तारीख में 40 लाख पासपोर्ट मुसलमानों के बन रहे हैं। हर महीने 40 लाख कहाँ जा रहे हैं? 35% आप खुद बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, 40% डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन ये हर सरकार में बढ़ी है। दैट मीन्स कि इनको पोसा पाला जा रहा है। अब जब आप पोसेंगे, पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे तो कोई भी बच्चा स्वस्थ ही रहेगा ना। तो स्वस्थ करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए दोष किसी को देना नहीं है, दोष हमारा खुद का है। आपने सीएए एनआरसी क्यों जरूरी था, मैं खत्म कर लूं। सीएए एनआरसी का मेन मकसद यही था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए, बाहर के आने वालों को बंद किया जाए। और दूसरा इसका तरीका है कि आपने जो पार्टीशन जिस लाइन पे की थी उसी लाइन पे रहने दीजिए। ठीक, एनआरसी इन्हीं के लिए तो था, घुसपैठियों के लिए। शोएब, इन घुसपैठियों को भगाना था ना, घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी था। सीए तो नागरिकता के लिए है, वो तो अलग हो गया, लेकिन एनआरसी शायद इन्हीं घुसपैठियों के लिए था। शोएब, हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा था अभी आसाम में एनआरसी हुई। यू सपोर्ट एनआरसी? गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई यहाँ से 1.5 करोड़ घुसपैठिए होंगे, यू सपोर्ट एनआरसी, रैलियों में होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था। आप घर वापसी हुई आपकी? यू सपोर्ट एनआरसी? अरे अभी आप देखिए मैं क्या क्या सपोर्ट यू करूंगा। सपोर्ट अभी आप एनआरसी, देखते- हाँ या ना? मैं क्या यू सपोर्ट सपोर्ट करूंगा ये आप एनआरसी, यस देखिए। और नो? आप सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं एनआरसी सपोर्ट नहीं करता। तो फिर क्यों बोल रहे हैं इंतजार कर रहा हूँ? आप देखिए ये कैसे, अभी मैं देखिए, इंतजार कर रहा पलट था गया, अपनी बारी पलट का गया। ना। आप एकदम से पलट गए। मैं अपनी आपने बोला बारी मैं का- एनआरसी का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए नहीं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं कहा, आप मजाक नहीं। अगर यार एनआरसी के साथ है या खिलाफ है, आपने बोला मैं खिलाफ हूं, चलो, फिर मैं आप क्यों डेटा वेट दे कर रहे हैं एनआरसी का? मैं डेटा दे देता हूँ। आप एनआरसी का वेट कर रहे हैं? भाई मैं एनआरसी और सीए दोनों के विरोध में हूँ। विरोध में? तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं आप घुसपैठियों के साथ क्यों हैं? मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि एनआरसी का पिछले आप बार डेटा एनआरसी के खिलाफ है, है। बिल्कुल खिलाफ। घुसपैठियों के साथ है? अभी आप देखिए मैं किसके साथ हूँ या नहीं हूँ, अभी चलिए मैं आप बोलिए, बताऊंगा। बोलिए। जरूर। देखिए पिछले दिनों जब एनआरसी हुई, पहली बात तो ये जिस तरीके से कह रहे हैं वेट कर रहे हैं, भाई अगर देश के संविधान को पिछड़े वंचित शोषितों के हक के लिए अगर 10 बार भी आंदोलन करना पड़े शाहीन बाग जैसा, तो हम करने के लिए तैयार हैं। ये बात के लिए तैयार रहिए। घुसपैठियों के लिए आंदोलन? नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेशियों के लिए आंदोलन? अरे सुनिए, रोहिंग्याओं बांग्लादेश के लिए आंदोलन? पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई 1.5 करोड़ घुसपैठिए हैं बांग्लादेश में, ये आसाम में। एनआरसी हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट ही थी वहां पे, ठीक है। एनआरसी का जो डेटा आया, आप उसमें देखिए कि 20 लाख लोग लगभग जो है एनआरसी के नेट से बाहर हो गए, ठीक है ना, जिसको कहा गया ये घुसपैठिए। उसमें से 13.5 लाख हिंदू थे और 6.5 लाख मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान का तो टॉपिक ही नहीं 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 है। टॉपिक है सर। अरे नहीं है, घुसपैठिया होता है, भारतीय घुसपैठिया है आपको ना? मैं समझिए नहीं, घुसपैठिया है ना? घुसपैठिया है। उसमें एक मिनट सुनिए, मुझे ये उसमें जो कॉलम होता है नहीं, उसमें नहीं, एक मिनट सुनिए ना, नहीं, उसमें नहीं, होता है बांग्लादेश से जो आर आगे यू जो एन हिंदू इंडियन। घुसपैठिए सुनिए हैं, ना, वो एक मिनट। घुसपैठिए है ना? शोएब, आपकी पहचान चिंता का भारतीय है या विषय होगा मुस्लिम है? आपके लिए। आपकी पहचान क्या है? नहीं चिंता आपकी का विषय- पहचान क्या है, भारतीय है या मुस्लिम? अरे भाई आप भारतीय है ना? हाँ। मैंने थोड़ी ना बतौर मुसलमान आपको बुलाया है। वो ठीक उसमें है ना, तो पूछा जा, आप- सुनिए, एनआरसी में जो पूछा जाता है शोएब, अगर नहीं पता इंडियन है हाँ या ना, पिछले- लेकिन सीएए में उसकी एंट्री की व्यवस्था है।
आप फर्क को समझिए। एक मिनट, हिंदू मुसलमान मत करिएगा यहाँ एक पर। मिनट शोएब, अभी सीए लागू तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, रूल्स किसी नोटिफाई स्टेट में नहीं लागू नहीं हुआ। जब एनआरसी का डेटा आ गया और हमें पता चल गया कि यहाँ से कि 20 लाख घुसपैठिए आसाम में हैं और उसमें से 13.5 लाख, ये डेटा था गवर्नमेंट का कि 13.5 लाख हिंदू थे और उसमें 6 लाख 6.5 लाख मुस्लिम थे। यानी हिंदू जो घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए, जो बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न था, उनको, या जो 6.5 लाख जो घुसपैठिए जो जिनका धर्म मुसलमान है, उन दोनों को अभी तक वही हिंदू रखा गया मुसलमान है। बस करिए ना, क्यों कर रहे हैं? नहीं, हिंदू मैं मुसलमान कर रहा हूं। घुसपैठिए हैं भाई वो। मैं डेलिबरेटली कोई कर रहा हूं घुसपैठ- क्योंकि घुसपैठियों को घुसपैठिए आप नहीं मानते। अरे मैं मान रहा हूँ घुसपैठिए मान रहे हैं ना, घुसपैठिए है। तो वो जो हम सारे मान रहे हैं भाई, वो जो घुसपैठिए घुसपैठिए है वो भाई। जो 13.5 लाख लोग हैं, मैं कह रहा हूं जो 6.5 लाख जो मुसलमान हैं जिसको घुसपैठिए, उनको आप वापस छोड़िए बांग्लादेश के अंदर। आप लेकिन मुझे आप 13.5 बताइए, लाख आप- जो हैं, आप घुसपैठियों के उनको- साथ है क्या उनको- बॉर्डर उन पर? घुसपैठियों को वापस भेजने के पक्ष में है या नहीं अरे है? सारे घुसपैठिए भाई, जो जिसके है पास ना? कागज नहीं दिखाएंगे Very good. भगाए जाएंगे, बात नहीं, नहीं, खत्म। ठीक है, ठीक है। कागज नहीं, आपके पास अमन- कागज है आपके पूरे, अमन चोपड़ा आपके जी पूरे ने- कागज है आपके पास, आपने इस आपके बार कागज मेरा पूरे साथ हैं। दिया। मैं वही आपके कह रहा कागज था पूरे हैं। कि उन घुसपैठियों को भगाने में हमारा साथ दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। घुसपैठियां हैं तो 13.5 लाख जो घुसपैठिए हैं उनको भी भगाया जाएगा, इसमें साथ दीजिए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहते सोचती। हैं, उनको वापस नहीं, कर अब दीजिए, चूंकि बांग्लादेश आपने में इस कन्वर्ट टॉपिक- हो जाए। अरे सुनिए, वो अभी बेचारे अपनी टॉपिक इज्जत वो बचा नहीं के है, आए रुकिए हुए ना। मैं शोएब, हमारी जो शुरुआत हुई, पीके मिश्रा जी ने बोला, अश्वनी जी ने बोला, इसी अजय टॉपिक आलोक पर ने तो बोला, आ मेरा रहा हूं। सवाल है जी। क्योंकि भाटी जी को बोलना है, अवनीजय जी को बोलना, सवाल ये है क्या बॉर्डर एरियाज पर हम भारतीयों के लिए, मुसलमान हिंदू के लिए नहीं, हम भारतीयों के लिए क्या ये वेकअप कॉल है, खतरे की घंटी है? जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी चेंज होना घुसपैठियों की वजह से, मुसलमानों की वजह से नहीं। क्या आपके मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है? हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? बिल्कुल है। हाँ, बस बात खत्म। और सुनिए, नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, पिछले दिनों 2011 से लेकर 2021 तक अभी कोई सेंसस नहीं हुआ, ये स्पेकुलेशन के बुनियाद पर। और अगर ऐसी रिपोर्ट है कि इतनी यहां से घुसपैठ बढ़ रही है, तो पिछले 2011 से लेकर 21 तक 11 सालों में 8 साल मोदी जी की सरकार रही, 3 साल यूपीए की थी। तो आप ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार होते हुए भी बीएसएफ, हमारी जो भारतीय जवान है, इतने गलत तरीके से उन्होंने काम किया और इतना मतलब कमजोर तरीके से काम किया मोदी जी के रहते हुए, प्रॉब्लम आप इतने समझ बड़े नहीं रहे तौर हैं। पे जब एक घुसपैठिए बढ़ मुख्यमंत्री गए। चुनी हुई कह देते हैं, मतलब- कोई हाथ लगा के नहीं, नहीं, दिखाए, नहीं, नहीं। कोई मतलब हाथ लगा कर दिखाए ये घुसपैठियों हमारे को। देश के जब जवानों उनके राशन कार्ड और ये वोटर आईडी हमारे कार्ड बनवा देश दिए के जाते हैं, जवानों की उनको जो आयातित वोट बैंक बना मनोबल दिया है, जाता उसको है। कमजोर कर रहा है। अवनीजय आप श्रीवास्तव, बीएसएफ पे सवाल उठा अवनीजय रहे हैं श्रीवास्तव, कि अवनीजय BSF श्रीवास्तव, इतना कमजोर है इसीलिए कि तो बीएसएफ घुसपैठियों कह रही है को 50-100 किलोमीटर अंदर आने दो। लेकिन आप BSF इसके साथ हैं, हाँ या ना? लेकिन ये- आप साथ हैं कि लेकिन ये बॉर्डर रिपोर्ट एरियाज तो के 100 contradicting किलोमीटर है ना। अंदर तक बीएसएफ, नहीं, चीखने हाँ या ना? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे तथ्यों की बात करिए ना मैं शोएब। तथ्यों की तो बात कर क्या रहा हूं। बीएसएफ को 100 किलोमीटर अंदर इजाजत दे दी जाए, हाँ या ना? देना चाहिए, हाँ या ना? अरे दीजिए भाई, तो बस बात खत्म। मैं तो कह ही रहा हूँ 100 किलोमीटर 13.5 अंदर। लाख जब आप भगाने के लिए राजी हैं, तो मैं 100 के लिए भी राजी हूँ। रिपोर्ट आपकी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। उसके बाद अगली बात, क्योंकि मिश्रा जी को भी बोला पहले। आपकी कॉन्ट्राडिक्टिंग एक मिनट, पहले अपनी श्रीवास्ती एक एक करके, हाँ आऊंगा शोएब, एक एक करके सबको मौका देना है प्लीज। पहले अपनी श्रीवास्ती, फिर भाटी जी, जल्दी से अपनी श्रीवास्ती। इतना क्या ये वेकअप कॉल है? इतना डेस्परेशन क्यों है आपको हाँ, एक-एक बताने करके, में? please, personal अभी नहीं, आएगा ना सामने नंबर, बात करते हैं। आपका भी नंबर आएगा। झूठ पकड़ा रहा मैं ये है। कह रहा हूँ आपका भी नंबर आएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक, अमन जी, बात बड़ी साफ सी, आपने जो बॉर्डर कहा ना, उसका एक कारण तो यह है कि जैसे बांग्लादेश से घुसे तो वहाँ पे बंगाली और असमी भाषा के कारण होने के कारण वहाँ बहुत जल्दी घुल मिल गए, वहाँ के आसपास में काम करने लगे और ये पता नहीं चल पाया कि ये वहाँ से आए, यहाँ से आए हैं, नाम भी बदल लेते हैं आमतौर पर वो। यही बात पूरे बॉर्डर अच्छा, ऐसे एंट्री पॉइंट्स पर अगर अपने धर्म के लोग बैठे होंगे तो फिर वो आसानी भी हो जाती आसानी होगी से कि कल को अंदर होगी कर तो लिया वहीं शरण उनको, भी मिल जाएगी और अंदर कर लिया। ये भी होता भाषा होगा की शायद। भाषा की इसलिए कोई दिक्कत borders है नहीं। अब बंगाल की बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की भाषा देखेंगे, दोनों की बांग्ला है, ठीक है ना? तो वहां पे ये मालूम नहीं चलता ये बांग्लादेश से आया या बंगाल का। एक बात ये नहीं है, बात ये इसके पीछे जो मानसिकता है ना, जैसा कि अभी आपने शोएब जमई की देखी कि इसको हिंदू मुसलमान में बांटना, और हिंदू मुसलमान में बांट के उसका क्या फर्क क्या पड़ता है? 2047 का पड़ता है, या वो होता है कि हमारे जिले में इतने % हो गए, अब छुट्टी किस दिन होगी? शुक्रवार को होगी। आप सब लोग राजी हैं भाई? सब रविवार की जगह छुट्टी। और तमिलनाडु के गांव में कहा कि हमारी जनसंख्या इतनी हो गई है, अब मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, आरती नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होगा। वो तो हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, तब वहां पर हुई। हमें डर इस बात का है, हमें चिंता इस बात की है, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत अरे नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूं हम हिंदुस्तानियों के लिए खतरे की घंटी है। छोटा सा ब्रेक ले लें।
जनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। ये लड़ाई हिंदुस्तानियों की है, हम सबकी है इन घुसपैठियों के खिलाफ। आपकी, मेरी, शोएब की, हम सबकी एक साथ है। इनकी हिंदुओं से ज्यादा होगी लेकिन हम सबकी एक साथ है। लेकिन मेरा भाटी जी आपसे सवाल है, इनको निकालेंगे कैसे? निकालेंगे तो एनआरसी से ना, हथियार तो एनआरसी होगा ना। उसी पे आता हूँ। हाँ, आई उस पे आइए। हाँ, मैं तो इलाज की बात कर निकालने रहा की हूं, चिंता solution। बाद में कीजिए, पहले इसकी चिंता कीजिए कि घुसने से कैसे रोकें। अच्छा, इनको फिर घुसने दे। अगर अरे इनको निकालेंगे ना सर, कमाल इनको कर रहे हो। बाहर निकालेंगे ना। मैं कह रहा हूँ घुसने से कैसे रोकेंगे? तो आप बाहर उनकी बात निकालेंगे कह ना रहे हो। इनको पहले। आप आपके घर में कोई घुस गया, आप एक मिनट घुसना बंद हो जाएगा। एक मिनट बाहर निकालना शुरू कर अश्विन देंगे, जी घुसना बंद हो एक जाएगा। मिनट अवनीश जी, आपके घर में सर कोई अगर आ गया चोर, आके 4 दिन से 10 दिन से बैठा है, आप पहले उनको निकालने की टेंशन लेंगे या पहले लेंगे कोई और ना है? देखिए, पहले निकालेंगे ना उनको। आप इस शो के एंकर हैं, आपको जजमेंटल होकर नहीं शो सर, करना मैं चाहिए। रोंगिया के खिलाफ हूं, ना, बायस घुसपैठियों के होकर खिलाफ करना हूं चाहिए। मैं। आपने मेरा वाक सुने बिना ही पहले कह दिया क्या? कि घुसने दें। नहीं तो इनको मैं कह रहा हूं, निकालेंगे मैंने ना। क्या कहा? मेरा वाक सुनिए पहले। मैंने कहा निकालने से पहले चिंता इस बात की करोगे घुसने से कैसे रोकेंगे। अच्छा चलिए, आप एक काम घुसने दे करते रहे हैं, हैं। एक अमन काम जी, करते हैं, मैं समझ अमन गया जी, भाटी जी, एक मिनट। मेरा आपके वाक घर तो पूरा होने में, दें। आपके घर में कोई अमन जी, घुसपैठिया घुस गया, ऐसा नहीं, ये आपके नहीं, घर में कोई गलत बात है। घुसपैठिया घुस गया, अमन जी, ये आप गलत ये बात। चिंता करेंगे पहले उसको निकालेंगे वाक पूरा होना चाहिए, गलत बात। या फिर आप वेट करेंगे कोई और ना हो? पहले निकालेंगे ना सर घर से। पहले मेरा आपको वाक नहीं, पूरा। आप तो जाइए सर, आपको थोड़ी ना कह रहा हूं नहीं, जाने आप की, ये घुसपैठियों गलत को। खेल खेलते हो। मैं देखिए दर्शकों में क्या मैसेज जाता है कि हम गलत बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भाटी जी आप जगह पे जानबूझ के करते हो। भाटी जी मेरा वाक पूरा होने बोलिए दीजिए बोलिए, पहले। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। पहले मेरा वाक निक- पूरा होने दीजिए। इनको सर घर से लात मार कर निकालेंगे घुसपैठियों को। अरे आप अपनी बात कहे जा रहे हो। अपनी नहीं, घुसपैठियों की बोल रहा हूँ। निकालेंगे ना सर तो उनको? सुन तो नहीं पहले। बोलिए भाटी जी। भाटी जी, अगर हम घुसपैठियों को नहीं रोक पाएंगे, लगातार घुसने देंगे, तो निकालने का भी क्या फायदा है? कितने निकालोगे आप? 10 निकालोगे, 20 आ रहे हैं, तो पहली चिंता होनी चाहिए घुसपैठ रोकी जाए, फिर एनआरसी पे बात करेंगे। ठीक है। एनआरसी जो पूछना चाहते हैं पूछा। ठीक है, अब एक अश्विनी उपाध्याय, एक मिनट, इनका सवाल इसलिए वाजिब है, बात सही है, उनको निकालना भी जरूरी है और घुसपैठ ना हो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है सुनिश्चित होना। तो वो उसको कैसे रोका जाए? सवाल गलत नहीं है, लेकिन सर यही बात होती है, कोई घर में घुसता है ना, पहले उसको निकालते हैं, सफाई जरूरी है पहले, उसके बाद की जाती है कि और गंद ना आए बाहर से। यही होता है ना शायद मेरे ख्याल से। पहले सफाई होगी फिर दरवाजा बंद होता है। सफाई के पहले झाड़ू लगाया जाएगा, सफाई होगी, फिर दरवाजा बंद होगा ना शायद। मैं जवाब दूं। नहीं, बहुत एक सही मिनट, सवाल पहले है। अश्विनी उपाध्याय बहुत देर बोले हैं सर, अश्विनी उपाध्याय। उनका कंसर्न बहुत जायज है, बिल्कुल उनका गलत नहीं है कंसर्न। बिल्कुल कंसर्न जायज है, और मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूं। अभी बॉर्डर पे एक बीएसएफ कमांडेंट के यहां छापे में पता चला कि 20 करोड़ उसके यहां हवाला के जरिए आया था। तो ये कड़वी सच्चाई है कि बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवाते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते हैं। सुनिए बहन जी, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ का सर्टिफिकेट, 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर 2-3 हजार रुपए दे वोटर आईडी। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। और यह भी कड़वी सच्चाई है जो शोएब ने कहा, असम में एनआरसी फेल होने का मूल कारण भी भ्रष्टाचार है। जब वो लेखपाल पटवारी गए डोर टू डोर रजिस्टर बनाने, उन्होंने क्या किया? घुसपैठियों से 2-2 हजार रुपए लिया, घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया, और वो इतने चालाक थे, उनको लगा घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा और असम के लोगों का भी नाम जोड़ूंगा तो बाद में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे, उतने असम के लोगों का नाम रजिस्टर से बाहर निकाल देते थे। बाद में क्या हुआ? घुसपैठिए तो असम के नागरिक बन गए और बेचारे असम के नागरिक रजिस्टर से बाहर हो गए। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए भ्रष्टाचार। मेरा सवाल ये जो घुसपैठिया, ये हाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि अच्छा, लेखपाल सुनिए, भी भ्रष्ट, ये- बीएसएफ भी ये भ्रष्ट, इनको- सरकार भी भ्रष्ट, मंत्री भी भ्रष्ट, सब भ्रष्ट। निकम्मी सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे देते यार? ले दे के इनको। ठीक है, अब मैं आता हूं। हाँ, बोलिए। जैसे असम, जो यूपी की पूरी बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज हुई, यूपी की डेमोग्राफिक चेंज के लिए हमारे अखिलेश भैया जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लिया। ना करते हैं ना वापस, पॉलिटिकल नहीं करते। नहीं, पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल नहीं कर रहा। तो नेहरू जिम्मेदार हैं, अखिलेश जिम्मेदार हैं, नहीं कर मोदी और अमित शाह तो कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब आगे लो। क्या इस घुसपैठिए संक्रमण के लिए तुष्टिकरण जिम्मेदार है, हाँ या ना? बिल्कुल तुष्टिकरण ही जिम्मेदार है। मैं आप लोग सबसे ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बगल में, जवाब भी ले लूंगा, हमारे बगल में जो घुसपैठिए आ रहे हैं,
ये आ रहे हैं या तो इधर तो नहीं कह रहे। अब ये शोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल हो गया, ये मैं नहीं कह रहा था। बांग्लादेश से आ रहे हैं या बर्मा से आ रहे हैं, बर्मा देश, बंगला या नेपाल के कहीं से हो जाइए, बांग्लादेश, बर्मा या नेपाल कहीं से भी आ रहे हैं, तो बांग्लादेश क्या है? इस्लामिक राज्य है, मुस्लिम बहुलता है, हिंदू अल्पसंख्यक है। पाकिस्तान में क्या है? इस्लामिक राज्य है, हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अफगानिस्तान में क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तानी बहुलता है। वहां के मुसलमानों को यहाँ आने की जरूरत क्या है भाई? बता दीजिए मुझे, क्या जरूरत है उन लोगों को यहाँ आने की? यहाँ तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे तो 20 करोड़ से ऊपर मुसलमान है, सबसे बड़ी आबादी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो बुरा वहाँ हाल के है मुसलमान यहाँ क्यों फिर रहे? भी सारे मुसलमान इधर ही आते हैं। वही तो है, क्यों आ रहे हैं यहाँ के मुसलमान यहाँ? और वैसे मुसलमानों को अगर वापस भेजेंगे तो ये कहेंगे कि हिंदू भगाओ, इनकी इतनी हिम्मत है। इसीलिए सीएए कानून लाया गया कि वैसे अल्पसंख्यक हिंदू जिनको वहां परेशान किया जा रहा है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है, जिनका कत्लेआम किया जा रहा है, वो अगर भाग के भारत आएगा तो भारत उसको नागरिकता देगा, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब मैं इस पे आ जाऊं। अमन अच्छा हाँ, बोलिए, एक सवाल है भाई। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ वर्मा के मुसलमानों को भी तो दे सकते हैं ना, पाकिस्तान वो भी तो देश है ना देने के लिए, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, तो अपना भी तो ये राष्ट्र लोकतांत्रिक है। जी अपने आज पूरी ठीक है। दुनिया ये सवाल असल में होता है कि मतलब मुस्लिम कंट्री इस्लामिक नहीं, देश के दुनिया 56 के है ना शायद। अरे कितने दुनिया हैं? के 57 देश है ना। हाँ 57 है ना। 57 हिंदू देश दे देंगे, भाई, भारतीय हिंदुओं क्यों के लिए देगा? तो एक ही देश है ना। अरे हिंदुओं को देने वाला एक ही देश है एक ही है। भारत, हाँ। बाकी मुस्लिम को देंगे 57 देश है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ पूछिए। अब देखिए, अब डिबेट ऐसा करते हैं, मैं शांत हूँ, आप लोग ही पूछिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है अभी आलोक साहब से कि अभी आपके ज़बान शायद फिसल गई आपकी ज़बान, आपने कहा कि नेपाल भी बगल में मेरी मतलब एक कंट्री है, नेपाल भी कंट्री है। सर, नेपाल में हिंदू मतलब माइनॉरिटी में कि मुसलमान माइनॉरिटी में है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि सर अभी आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे थे आप सारी चीज़ों का, आपने ये कहा कि जितने भी बॉर्डर हैं आपने वहाँ पर मुस्लिम आबादी के मतलब क्या है कि उनकी मतलब एग्जिस्टेंस की बात आपने करी कि धीरे धीरे डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप एक तरफ घुसपैठी कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। सर आपके पहले स्पीच में और दूसरे आपके जो आपने जो इंटरप्रेशन आपने दिया वहाँ पर कहीं भी आपने घुसपैठी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हिंदू के साथ में। आई एम नॉट हियर टू क्रिएटेड एनी सीन बिटवीन द हिंदू एंड मुसलमान। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई घुसपैठी है तो घुसपैठी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उन दोनों को भगाना चाहिए। तो ये बताइए सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम हम्माद है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करते ना, हम यहाँ भी नहीं करेंगे, क्या गृह मंत्रालय का रिपोर्ट झूठा है? एक मिनट। वैसे इस पे मैं इस पे एक चीज वैसे बोलना चाहूंगा। मतलब वैसे मेरा मैं गेस्टों को जवाब देना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा भी एक टेक है। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। नहीं, मतलब ये मेरा टेक है। मतलब अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू घुसपैठिया हो गया, चलिए। हाँ बोलिए। मैं एक जाना एक मिनट प्लीज, एक आप जैसे हिंदुओं को बता रहे हैं ये भी घुसपैठी हो सकते हैं, क्या कभी पाकिस्तान ने कहा कि मुस्लिम हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और मुसलमान घुसपैठिया? पाकिस्तान ने बोला होगा घुसपैठिया है और हिंदू भी घुसपैठिया, ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक ही वर्ग के विशेष लोग ज्यादा बढ़ने लगे तो इसका कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई? हाँ बोलिए, खड़ी हो जाइए। जी एक मिनट। बीज होता है तब पेड़ उगता है, बीज ही जब आ गया इतने सालों से, 1000 साल पहले से, तो वो कैसे थे वैसे ही तो आज भी वो लोग होंगे ना, तो वो लोग घुसपैठिए तो है ही है। नहीं चलिए, मैं बस एक चीज मैं हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं होगा। एक मिनट, एक एक करके अश्विनी उपाध्याय पहले अपनी जय जी बोलेंगे, बहुत देर आप बोले सर, वो वेट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा चलिए, बोलिए अश्विनी जी, बोलिए अश्विनी उपाध्याय आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। देखिए, अच्छा उसके बाद आप इसको एक मिनट सुन लीजिए। इसको हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया हो सकता है क्या? अश्विनी उपाध्याय, सीधी सी बात है, देखते देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, एक भी हिंदू नहीं बचा। देखते देखते, तालिबान बचाना मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल जहां से रानी कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया, 1% हिंदू बचा। देखते देखते तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, रावलपिंडी बन गया, हिंदू खत्म हो गए। देखते देखते कुंभा काबुल बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, गंधार कंधार बन गया, पर्सिया ईरान बन गया। तो ये समझो, अरे भैया, और ये मानवता के लिए खतरा है। जहां सनातन खत्म हुआ वहां अशांति बढ़ी और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा,
जाके अफगानिस्तान में बांग्लादेश में दिख रहा है, अफगानिस्तान में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में बहन लटके हुए बेटियों के साथ क्या है। यहाँ आप बहन बेटियां सब आराम से बैठी हुई हैं, पाकिस्तान में बिना पर्दा लिए बैठ नहीं सकती है। एक एक करके मैं शोएब के इसलिए साथ हूं कि यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मुसलमान खतरे में चिल्लाएंगे, लेकिन खतरे में आने पर सबसे पहले हिंदुस्तान में ही आएंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान इधर ही आते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान। वो आमिर खान देख लो ना, आमिर खान हाथ जोड़ रहा है आजकल, वो अलग है। वो आप जो मिश्रा जी आ रहा हूं, आप फिर उसके बाद शोएब। मैंने क्यों एजी नूरानी का नाम लिया था, चेजिंग द विजन, वो सोच अलग है। आप जो बात कह रहे हैं, ये विजन है उस समय की कि हिंदुस्तान को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ये पढ़ लीजिएगा, ये जो हो रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये और कुछ नहीं। एक मिनट, पहले मिश्रा जी, पहले मिश्रा जी, हिंदू राष्ट्र तो हुआ नहीं ना, ये हो जाता तो समस्या ही नहीं। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है। आपने गलत बोला है। सोच ये मैंने क्या बोला? आपने शुरुआत में बोला एक ही तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता। और मैं आपको चुनौती देकर बोलता हूँ, हिंदुस्तान में हिंदुओं को घुसपैठिया कहेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए सर। मैंने नहीं कहा मुसलमान घुसपैठिया, मैंने मैंने नहीं कहा मुसलमान घुसपैठिया। आप ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी हिम्मत है कि आप हिंदुस्तान में खड़े होकर हिंदुओं को घुसपैठिया कह रहे हैं। पाकिस्तान में खड़ा होकर कोई आदमी कह दे मुसलमान घुसपैठिया, अगले दिन नजर नहीं आएगा वो, उसकी नेशनलिटी तो बांग्लादेश, अगले दिन वो नजर नहीं आएगा। पेट्रोलिज्म तो बांग्लादेश के साथ होगी, हिंदुस्तान के साथ तो नहीं होगी। अगर उसकी पेट्रोलिज्म बांग्लादेश के साथ है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, तो वो घुसपैठिया है। देखिए आप, वो भारतीय पेट्रोलिज्म नहीं है, और ये भी सच है, ये भी सच है। बांग्लादेशी हाँ, एक मिनट, आपका क्या नाम है? हाँ, दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दीनी सियासत का कोई तोड़ नहीं होता है। जब किसी पढ़े लिखे मुस्लिम से भी कहा जाता है कि मियाँ तुमने दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया, वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसको जवाब क्या मिलता है? कहता है तुम जद्दे इस्लाम हो। और ये जो बॉर्डर में इस्लामाइजेशन होता है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? कुफ्र, काफिर, बुत शिकनी, जिहाद। जिहाद के बाद सीधी, सुन लीजिए, जिहाद के बाद सीधी जन्नत और आखिरत और इस्लाम। और जिहाद के अंदर भी ये लिखा गया। मौलाना जब खड़े होते हैं ना, तो जहरीले भाषण देते हैं, उसके बाद में कहते हैं इस्लाम के लिए क्या करोगे। एक भावुक अगर आगे बच्चा आ जाता है तो उसको मानव बम बना दिया जाता है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ा लिखा मुसलमान कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो जिहादी बने। शिया भी कभी मुस्लिम का साथ नहीं देंगे। शियाओं का अपना देश है, ईरान है, वो ईरान के अपना देश नहीं है, सॉरी, वो ईरान की तरफ देखते हैं। नहीं, हंसो मत। जी, ईरान और सुन्नी और शिया में एक भेद है। जो शिया है वो इमामेट में भी विश्वास करते हैं। कभी भी शिया इस देश के विरुद्ध नहीं होगा। पढ़ा लिखा भी तरक्की चाहेगा, लेकिन ये जो मौलाना है, ये उनके पेट में जहर डालते। हाँ, बोलिए। अब शोएब जवाब देंगे, क्योंकि आप फिर मिश्रा जी आ रहा हूँ। पहले शोएब बोलेंगे, फिर मिश्रा जी आप बोलेंगे। हाँ, मैं माता जी की एक बात पे बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, अपने बच्चों को यहाँ से तरक्की पसंद चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। सारे मुसलमानों को पढ़ा दो, समस्या हो जाएगी। पढ़ा लिखा दो, लेकिन माता जी सुनिए बोलिए माता जी, मैं ये भी जानता हूँ कि इस देश का जो पढ़ा लिखा और सेन हिंदू है ना, समझदार हिंदू, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा राम भक्त गोपाल बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा नाथूराम गोडसे बने, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा जो है यहाँ से मॉब लिंचर बने। वो चाहता है कि वो पढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गरीब ओबीसी के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, वो तो दंगाई बन जाए, वो मॉब लिंचर बन जाए, वो राम भक्त गोपाल जैसे गोली चलाने वाले बन जाए। हमारी ऊपर ही गोली चली थी माता जी, मैं तो बच गया। अब आप भाग रहे हैं। पहले पीके मिश्रा बोलेंगे। अब एक मिनट पहले, अब आप एक मिनट पहले पीके मिश्रा बोलेंगे। एक मिनट पहले पीके मिश्रा जी, मेरा सवाल है आपसे। जो शोएब कह रहे हैं कि घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर एक ही धर्म के लोगों की संख्या, जनसंख्या बॉर्डर एरिया पर कैसे बढ़ रही है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बता, मेरा ये किताब मैंने लिखा था जो प्राइम मिनिस्टर को दिया है, बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया। इट वाज रिटन बाय मी ओनली, आई एम द ऑथर एंड दिस हैज गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ये आपको कहीं भी मिलेगा। मैं क्लियरली अमन बताना चाहता हूं कि आप सही बता रहे थे, ये जो है
ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे जो रहेंगे वो हिंदू होंगे। मैं हिंदू मुसलमान का कन्फ्लिक्ट नहीं बोल रहा। आई एम ए सिक्योरिटी ऑफिसर, आई एम नॉट टेलिंग आउट हिंदू और मुसलमान। दिस इज हिंदुस्तान और हिंदू जी होंगे, मुसलमान भी होंगे, बट यहाँ हिंदू ही रहेंगे। और मैंने देखा है, मैं बांग्लादेश हर एक 3 महीने में एक बार जाता हूँ और वो एरिया कुश्किया, खुलना, राजशाही, सिलचर, मैं सब अपना सिलचर के अपोजिट सब जगह जाता हूँ। मैं क्लियरली बताता हूँ जो वहाँ पर कंडीशन है। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन जो पहले 22% था, अभी कम से कम 5% तक आ चुका है और वो 5% भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है जिस तरीके से वहाँ पर हमारे हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको मैंने खुद देखा है। अभी जो लास्ट उन्होंने इस्कॉन का टेम्पल उड़ा दिए थे, तोड़ दिए थे, मैंने वहाँ गया था देखने के लिए। बिल्कुल बहुत खतरनाक सिचुएशन है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में तो जीरो ही हो गया, लेकिन हमको देखना पड़ेगा उनके साथ में। एनआरसी बहुत जरूरी है इस कंट्री में, क्योंकि जो है आए हैं इनको भगाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, जो हिंदू को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आए हैं, जो म्यांमार से जो आए हुए हैं, वहाँ पर रोहिंग्याज आए हैं, जिनके पास बेशक उनके पास अथॉरिटी है इंडिया में रहने के लिए, कुछ नहीं बात है, इनको सबको भगाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मेरे को बस एक चीज की हाँ, विदेशी मुसलमानों के लिए बैठ गए थे आप लोग। एनआरसी का जो मौजूदा प्रारूप है, एनआरसी का जो मौजूदा प्रारूप है और सीए का जो मौजूदा प्रारूप है, आप एक चीज सीखिएगा शोएब भाई से। के सांसद हैं, एक मैं आपसे मैं सीख रहा हूँ एक चीज। उन्होंने खुद मुझे अजय आलोक और अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक चीज सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है ना, तो पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू मरते रहे, कोई दूसरे देश का हिंदू नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं सर, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया उदयपुर से लेकर क्या हो गया? क्या नेपाल का हिंदू खड़ा हुआ? क्या बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ? नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं, शाहीन बाग करते हैं, हाँ या ना? आपने विदेशी मुसलमानों के लिए उनको नागरिकता मिल जाए, सीए, उसके लिए शाहीन बाग किया। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। विदेशी मुसलमान के लिए सीए क्या है? देश के नागरिकों के लिए हमने अब आप किया। सीए क्या है? अच्छा एक मिनट नहीं शोएब, सीए क्या है? सीए क्या है? करना पड़ेगा तो करेंगे, विदेशियों के लिए, साथियों के साथ करेंगे। अच्छा एक मिनट शोएब, एक मिनट अवनी जैसी, एक मिनट शोएब, सीए क्या है? सीए क्या है? एक मिनट शांत, आपकी तरफ से एक सवाल ले रहा हूं। शोएब बता रहे हैं सीए क्या है? सीए क्या है? भारतीयों से क्या लेना देना? सीए ये चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर दे, एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं है। धर्म के बुनियाद पर घुसपैठियों को नागरिकता देने का कुकर्म है। तो विदेशियों के लिए है ना वो। धर्म के बुनियाद पर भारतीयों से क्या लेना देना? नागरिकता देने का कुकर्म है, इसलिए हम घुसपैठियों के साथ। अच्छा सुनिए अमन, चलिए बोलिए। एक चैनल में जब पिछले बार सुनिए, आप किसी और चैनल पे थे, हम लोग गए थे ना पाकिस्तानी नागरिकों के साथ प्रोग्राम करने, याद है आपको? इसी दिल्ली में उन पाकिस्तानी नागरिकों, पाकिस्तान के नागरिक थे ना, हिंदू थे ना, हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे, वो सब वापस चले गए पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जी ने उनको अब तक नागरिकता। अभी तो आप कह रहे थे हिंदू भगाओ। नहीं तो आप भी तो नहीं साथ हैं। आप भी तो नहीं साथ हैं। आप खुश हैं? अब 418 हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए वो वापस चले गए। आप खुश हैं? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर आप खुश हैं? क्योंकि उनको नागरिकता देने के लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्टिंग है। तो मिलना चाहिए। 1952 सिटीजनशिप एक्ट में ऑलरेडी है, सीए की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तक उसके बावजूद भी आपने नहीं दिया। मैं बस एक चीज कह रहा हूं, कट ऑफ क्यों? आइए ना इसी पे टेक्निकल पे। आपके साथ हूं। नहीं इसी पे आइए, बस सीखना चाह रहा था शोएब। मुझे अच्छा लगता है शोएब, जब आप विदेशी मुसलमानों के लिए अपने देश में आग लगा देते हैं। विदेशी मुसलमानों विदेशी मुसलमानों को नागरिकता मिले, वही था सीए। आप विदेशी राजकुमार भाटी जी बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। सीए था, एक मिनट शांत रहिए आप, एक मिनट शांत रहिए आप। नहीं भाटी जी एक सीधा सा सवाल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सीए ये था कि हिंदू सिख जो रिलीजियस जिनका परसिक्यूशन हुआ है उसमें मुसलमान नहीं थे, ठीक है, यही था। और ये लोग शाहीन बाग में बैठे थे कि मुसलमानों को भी नागरिकता दो, यही था ना सीए। ये विदेशी मुसलमानों के लिए अपने घर में आग लगाते थे ये लोग। और हम, हमारे जो भाई हिंदू
अगर मर रहे हैं बांग्लादेश में, उनके लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। यही फर्क है, और सीखना चाहिए हमें था, हिंदुओं को तो सीखना चाहिए इन लोगों से। बोलिए आप। हमारी डिबेट भावात्मक ज्यादा होती जा रही है, तथ्यात्मक नहीं हो पा रही। अच्छा, हम तथ्यों पर चर्चा करते तो शायद भाटी जी की दर्शकों की भी कुछ समझ में आता और किसी मुद्दे पर भी पहुंचते। जहां तक आपने सीए का केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सीए के कानून के हमारी पार्टी भी विरोध में थी। इसलिए विरोध में थी कि वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, धर्म अलग चीज है, धर्म का जिक्र नहीं है उसमें। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूं। बताएं। सर, उसमें लिखा गया है कि रिलीजियस परसिक्यूशन, उसमें धर्म का जिक्र नहीं है। जिस भी माननीय मोदी जी से पहले हो रहा है उसको उसमें है ही नहीं। माननीय मोदी जी से पहले पाकिस्तान में मुसलमानों का थोड़ी ना होगा भी। माननीय पहले भाटी जी माननीय मोदी जी माननीय मोदी जी का अरे सुनो एक मिनट सोहेब भाई, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बकौल कंगना रनौत इस देश की आजादी से पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण दी गई थी। इस देश में शरण दी गई थी पहले भी इस देश में, पाकिस्तानी हिंदुओं को भी, बांग्लादेशी हिंदुओं को भी। लेकिन ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। ये शरण दे देते, कोई नहीं रोक रहा था। सबको दया करनी चाहिए। अरे धर्मशाला है क्या? फ्रांस ने दी थी, पैटी का गला कट गया था सर। क्या सर आप आप अपने घर में दे देंगे क्या? किसी को भी आओ बस जाओ। ये देश मेरा ही तो घर है। धर्मशाला थोड़ी ना है सर। अरे मैं धर्मशाला थोड़ी ना भाटी। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ तो भी आपको खराब नहीं, मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं है। गलत आप कह रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। अमन जी, पाकिस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैंने मुसलमान शब्द कहा ही नहीं, मैंने कहा पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेशी हिंदू। हाँ, उनको तो दी जाए। आप गलत कमाल कर रहे हैं, उनको तो दी जाए। मैंने क्या कहा था? सुनिए अवस्थी जी, यार चिल्लाते क्यों? पढ़े लिखे आदमी हो यार। वही तो सीए है, उसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो मैंने दोहरा चेहरा, दोहरा चेहरा। बोलने दीजिए, क्लैरिटी हो जाए। मैंने कहा था मोदी जी से पहले भी पाकिस्तानी हिंदुओं और बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी गई थी और कोई नहीं रोक रहा था, ये भी देते। मैंने ये कहा था, मैंने कहा मुसलमान के लिए कहा। ठीक है, लेकिन जो भी एक भाई ने कहा, हमारे ने, नागरिकता अलग बात है, धर्म अलग बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान चला जाए उसे रोकेंगे नहीं। क्या ऐसा है? किसी भी मुस्लिम कंट्री में दूसरे देश का मुसलमान जाएगा उसे वीजा लेके जाना पड़ेगा, उसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा। हमारा देश में कोई हिंदू आएगा उसे भी वीजा लेके आना पड़ेगा, या शरण के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मेरा भाटी जी, मैं अभी लास्ट के साथ था। मैं को बस अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भरोसा है जो हमारे भाई है। मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। मुझे बांग्लादेशी मुसलमानों पर और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आप लोग लड़ रहे हैं, आपने कहा सीए का मैं विरोध करता हूं, आप भी विरोध करते हैं सीए का। वो विरोध इसलिए है कि उन मुसलमानों को भी नागरिकता दे दो। पाकिस्तान एक विफल देश है, एक बर्बाद मुल्क है। वो ना वहाँ हिंदू के साथ न्याय कर पा रहा, ना मुसलमान के साथ कर पा रहा। मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान ही खुश नहीं, मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान भी खुश नहीं है। इस बात का दुख है वो, इस बात का दुख है। पहले अपनी जैसे बर्बाद मुल्क। भाटी साहब को इस बात का दुख है कि पाकिस्तान में मुसलमान भी खुश नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान भी खुश नहीं है, इस बात का दुख है भाटी साहब। मैं सर से कहना चाहूंगी, किनसे? ये जो बाइट करते हैं जी, भाटी जी से कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे जो हिंदू भाई जाते हैं पासपोर्ट लेके जाएं पाकिस्तान, जो घुसपैठी आ रहे हैं वो कितना पासपोर्ट लेके आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? और मोदी जी के आप बार बार कह रहे हैं क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? जो वो क्यों घुसने देंगे? क्यों? क्या ये धर्मशाला है? क्या यहाँ पे हिंदू कम है? बताए ना। चलिए ठीक है। हाँ, कोई उत्साह भी पूछे? ये तो इनसे पूछो। कोई और सवाल? हाँ, आप पहले भी जी। सवाल ये था सर। हाँ, एक मिनट शोएब। हाँ सर, आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ, और शोएब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोलें कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा? भी तो सर हिंदू कैसे भाई हो? नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ। अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए, ये होता है कभी कभी। कोई नहीं। अश्विनी उपाध्याय सुनो, वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं तो वो अब भाई नहीं है, तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हुआ हूँ? यही है ना आपका सवाल? नहीं सवाल। अरे भाटी सीधा कर देता हूँ। उन्होंने हिंदू को भाई कह रहे हो, हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हो, तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं? भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब
बांग्लादेशी हिंदू तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए है भाई। अमन चपड़ा, चलिए, जिस तरह अश्विनी उपाध्याय। बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मेरे भाई हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, है ना? हैं। तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है। नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं है। अश्विनी उपाध्याय, तुम्हारी अश्विनी नीयत उपाध्याय, देखो अश्विनी उपाध्याय, फिर अजय आलोक, बड़ी अश्विनी उपाध्याय। सीधी सी बात है, सुन लो भैया, सुन लो, बड़ी सीधी सी बात। इस देश का 75 साल पहले विभाजन हुआ। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। 75 साल पहले ये कह के विभाजन हुआ, हम पाक लोग हैं। बहन जी सुन लीजिए, 75 साल पहले कहा गया हम पाक लोग हैं, ये हिंदू नापाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाक जमीन चाहिए, हम पाकिस्तान बनाएंगे। 75 साल पहले हुआ। और 75 साल पहले उस पाकिस्तान में भी 25% थे। मनमोहन सिंह वहां से, सुनिए, मनमोहन सिंह पैजामा पहन के भागे, राम जेठमलानी वहां अंडरवियर बनियान पहन के भागे, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, ये सारे अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यहां से कोई कुछ छोड़ के नहीं भागा, यहां से अपनी इच्छा से गए जिनको। और सुनिए, यहां पे कोई किसी खदेड़ा नहीं गया। अब जो अपने इच्छा से गए, जो नहीं, जिनको नहीं जाना था रुके, लेकिन वहां से मजबूरी में। और अगर देखना है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, एक बार उनका इस्तीफा पढ़ना। उन्होंने इस्तीफा में लिखा है, मेरा फोन थानेदार नहीं उठा रहा है, मेरा फोन डीएम नहीं उठा रहा है। एक मिनट, मैं वही सवाल पे मेरे सामने 300 महिलाओं की लाश पड़ी हुई है। अजय आलोक, कहां सावरकर जिन्ना जा रहे हैं? रुक जाइए ना एक मिनट। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है। चलिए अजय आलोक, एक मिनट। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है, जो शायद आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जिशान ने मेरे से पूछा कि भाई जब आप विरोध कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान के लिए ना लड़े, तो फिर आप क्यों बांग्लादेशी हिंदू के लिए लड़ रहे हैं कि अगर उनकी वहां पर प्रताड़ना हुई है तो वो वहां मरे? आप क्यों हिंदुओं की टेंशन ले रहे हैं? एक मिनट, अजय आलोक बोलेंगे। दो अंतर समझिए। ये देश लड़ नहीं रहा है, देश ने कानून बनाया। मैंने पहले ही कहा था अपने स्पीच में कि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य है। एक इस्लामिक राज्य में मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी भाई? बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, वहां के मुसलमान को वहां रहने में क्यों दिक्कत होगी? वहां पे जो प्रताड़ित माइनॉरिटी है, प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, जैन, सरदार, धर्म के आधार पे जिन पे प्रताड़ना दी जाती है, तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरण देंगे। तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे भी हैं, बर्मा से लोग आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, कि रोहिंग्या मुसलमान की सबसे बड़ी शरणार्थी ऑलरेडी बांग्लादेश है। आपको भारत क्यों आना है? वो भी ऐसे जो हिंदू आ रहे हैं वो प्रताड़ना का बात बताएंगे, उनका साबूत होगा, एक लॉ बनता है ना, देश ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मुझे लगता है डिफेंसिव होने की जरूरत कोई डिफेंसिव नहीं हूं। भैया मैं डिफेंसिव हिंदुओं के लिए हिंदुस्तानी तो है, और कहां जाएंगे? मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैं कानून बता रहा हूं कि हिंदू, जैन, सिख सबके लिए कानून है। मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैं अब बताता हूं इंटेंशन। आपका इंटेंशन मैं शोएब जमाई से पूछना चाहता हूं। दिल्ली में हम लोग सबको ही रह रहे हैं। हमदर्द नगर जामिया में हिंदू कितने % बचे बताइए? हमदर्द नगर जामिया में और हिंदू कितने प्रतिशत बसे? अभी कितने बचे हुए हैं? और जामिया नगर जो है, कितने बसे और कितने बचे? कितने बसे कितने बचे? कितने बसे बता दीजिए। कितने बसे और कितने बचे? ये जब से बसाया गया है तब से यहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम है। और वहाँ पे जितने हिंदुओं के घर हैं, बॉर्डर पर बोला जाता है कि घर बेच के जाओ। ये बॉर्डर में सच्चाई यही है। ओखला में आपको कलकत्ता, बड़ा बाजार, कोई झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे पूछा ना, जवाब तो देने दो। आपने मुझसे पूछा था ना, जवाब देने दो ना। ओखला के हिंदुओं से जाके पूछो, वो यही कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने जमीन बेच के नगर ये चले गए दिल्ली के और भी मिश्रा जी, पीके मिश्रा, क्या ये हिंदू मुसलमान का वाकई मुद्दा है या नेशनल सिक्योरिटी का? नंबर 1। नंबर 2, जो नंबर 2 की उनका बार बार है, शोएब का भी ये कहना है और पीछे से भी, कि भाई आ तो हिंदू भी रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रताड़ित किया जा रहा है, आ तो हिंदू भी रहे हैं, तो घुसपैठिए तो हिंदू भी हुए फिर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमें पता है बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो हिंदूज प्रताड़ित हो रहे हैं, और यहाँ कोई मुसलमान प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है। इतने बांग्लादेशी है, सब अपने घर में रह जाते हैं और वापिस कोई नहीं जाता है, और ये चेक करना चाहिए दिस इज द वे दे आर कमिंग, और बॉर्डर में रहते हैं। समाधान यही होना चाहिए। बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर दूं, यही बीएसएफ की रिपोर्ट है सर, जिसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट ही नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया, पुलिस की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। आप तय कर लीजिए, आप फर्जी बता रहे हैं। देखिए ये पुलिस की रिपोर्ट है, बीएसएफ की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। पहले बोला बीएसएफ ये आसाम पुलिस की रिपोर्ट है। अरे जामिया मिलिया की रिपोर्ट है ये। अरे सुनो पहले, ये नागपुर का रिपोर्ट नहीं है, सुनो,
पुलिस की है, ये BSF की है। आसाम पुलिस की रिपोर्ट है कि आसाम के 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट धुबरी, करीमगंज, छाछा और सालीमारा, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 32.9% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 11 सालों में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 29.6 के हिसाब से बढ़ा है। तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हिंदू पॉपुलेशन नेशनल एवरेज जो 12.5 है उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसका आंसर दूंगा, ये सरासर गलत है। ये आपकी रिपोर्ट है मैं आईजी असम रहा हूं। ये आपकी रिपोर्ट है सर। I was IG Assam. Stop it now. Stop it. I was IG Assam. ये धुबरी का जो है, सड़क धुबरी का जो है, you shut up here. शुक्रिया सर, पीके मिश्रा जी। एक मिनट शोएब ऐसे नहीं, शोएब ये भाई BSF डीजी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार बाटी, अजय आलोक, अश्वनी उपाध्याय, अवनीश अवस्थी, मिश्रा जी आपका। सर इतनी इंग्लिश एक साथ मत बोलिए, प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जमाई आपका, खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।